हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडवांस्ड अकाउंटिंग में एक और नया टॉपिक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक नई कैलकुलेशन हमें सीखनी होगी कि अगर हम साल में एक ही बार नहीं दो या उससे ज़्यादा बार शेयर खरीदे तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। 11 जो है वो छोटा सा फालतू सा सवाल है, पेपर में आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हम ये टॉपिक सीखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एक सीटी ऑफ कर दो, सीटी जो है ना सीटी उसे बंद कर दो। बेटर है। चलो आप लोग को क्लियर, ठीक है। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12 करें। देखो उस सवाल में क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। दो लोगों की बैलेंस शीट वैसे ही दे रखी है हमेशा की तरह। सवाल में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस नहीं है इस बार, और जनरल रिजर्व है, बार बार दिख रहा हूं ना, हाँ जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है। पी एंड एल में ध्यान से अगर हम देखें तो इस बार सब्सिडरी का नेगेटिव बैलेंस है, यानी लॉस था, प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। हमें कुछ नहीं करना, जब कैलकुलेशंस करेंगे तो बस नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव पढ़ेंगे, बस कोई ऐसे प्रॉफिट या लॉस से हमारे सवाल पर ऐसा नहीं आना, बस नेगेटिव जहां होगा वहां नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। आओ, उसके अलावा हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख के सब्सिडरी कंपनी की, ठीक है। और मजे की बात है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमारी, तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। हमने उनके शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है और डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया है। बेटा डिबेंचर से हमारी होल्डिंग नहीं आती, ठीक है, वहां से इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर एक तरीके का कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे क्रेडिटर डेटर वाला पॉइंट होता है ना, वैसे डिबेंचर वाला पॉइंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने पूरा 80,000 और 1 सेकंड रुको, डिबेंचर 2 लाख, हमने कितने के खरीदे थे 21। हाँ, तो जैसे हम लोग डेटर क्रेडिटर ट्रीट करते हैं, डिबेंचर क्या होता है, लोन होता है एक तरीके का। डिबेंचर को जब 12th में बताया जाता है डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर, तो कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ लोन, है ना। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं, एक कंपनी के लिए दूसरे ने लोन दिया और दूसरे ने एक कंपनी को लोन दिए रखा है, समझ रहे हो, लोन ले रखा है, लोन दे रखा है। तो इसका लास्ट में इफेक्ट क्या होगा, क्रॉस इफेक्ट होकर दोनों में से माइनस हो जाएगा। जैसे डेटर क्रेडिटर क्लैश होते हैं ना, ऐसे डिबेंचर वाला भी क्लैश हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारी और डिबेंचर वाली, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, क्लैश हो जाएंगी, ठीक है। सेट ऑफ कर देंगे इसको, यानी इसमें प्रेफरेंस वाला वैसा टॉपिक नहीं है डिबेंचर में इन्वेस्ट करने से। चलो आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, हमने जो इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो 3000 इक्विटी शेयर है, जबकि जो कंपनी के पास टोटल शेयरिंग है सब्सिडी के पास वो 4 लाख यानी 4000 शेयर की है, यानी 75% हमारी होल्डिंग है। सवाल हम लोग तेजी से अभी भी शुरू कर सकते थे, लिखते ही कि सीधा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 75%, लेकिन यहां पे क्या होगा, एक ही बारी में 75% नहीं खरीदी, 2 टुकड़ों में खरीदी है, तो हमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को 2 टुकड़ों में ही बांटना पड़ेगा। आओ मैं आपको बताता हूं कैसे। पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन खरीद लिए थे 2400 शेयर। हमने टोटल तो 3000 खरीदे हुए हैं। 1 अप्रैल यानी पहले ही दिन कितने खरीद लिए थे, 2400। और 2400 को अगर आप डिवाइड करो 3000, 4000 शेयर थे उस कंपनी के, 4000 शेयर से तो 60% होल्डिंग आ जाती है, हाँ या ना। यानी उसी दिन हम होल्डिंग कंपनी बन गए थे, ठीक है। आओ बेटा, जब हम वर्किंग एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, एक तो डेट क्या है 21 है ना, एग्जाम्पल नंबर नहीं 1 थोड़ी हो सकता है, नहीं सर एग्जाम्पल नंबर 12, हाँ वर्किंग नोट नंबर 1। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर हम बात करें ऑन 1 अप्रैल 18, क्योंकि हमारे पास एक एडिशन पुरानी बुक है, 1 अप्रैल 2018 को हमने कितने शेयर खरीदे थे उस कंपनी के, 2400। उस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे, 4000 इंटू 100, हमने 60% खरीद लिए, हम होल्डिंग बन गए, हाँ या ना। यानी रियल में तो 1 अप्रैल से ही हमारी होल्डिंग हो गई, लेकिन इसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरा, हमने उसके और शेयर खरीद लिए। हमने कहा पूरा कब्जा ही अपना क्यों ना हो जाए, तो इसके बाद हमने और शेयर खरीदे। डेट है 1 जुलाई शायद, है ना। आओ पढ़ते हैं। लिखा है ऑन 1 जुलाई 18 एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, 600 शेयर और खरीद लिए, 600 शेयर और खरीद लिए। यानी 1 जुलाई को कितने शेयर और खरीदे, 600 आउट ऑफ 4000, यानी कि कितने परसेंट होल्डिंग और ले लिया आपने, 15% होल्डिंग और ले ली, हाँ या ना। तो आपके पास टोटल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी बन गई बेटा, 75%, हाँ या ना। और यही हमने ओरली पहले निकाल लिया था कि 3000 शेयर टोटल है, डिवाइड बाय 4000, 3000 को 4000 से डिवाइड करेंगे तो 75% डायरेक्ट भी आ जाता है। लेकिन आपको ये दोनों अलग अलग पता होना जरूरी है, बताऊंगा क्यों, ठीक है। चलिए
ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा होता है प्री और पोस्ट रेशो, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ, प्री एक्विजिशन और प्री पोस्ट रेशो अगर हम बोलें, एक्चुअल में तो दो की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलें कि हमने शेयर जिस दिन हम होल्डिंग बन गए उसी दिन हमारा प्री और पोस्ट हो जाना चाहिए। तो 1 अप्रैल की वजह से तो प्री पोस्ट रेशो हो गया 0:12। लेकिन एक बार मैं बताता हूं जो आगे काम आएगा, 1 जुलाई की वजह से अगर देखा जाए तो 1 जुलाई की वजह से जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:9। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। चलो ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या था हमारा? अच्छा, अब वो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, पूरा पैराग्राफ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वगैरह जो चीजें होती हैं वो सब निकाल लेंगे। देखो, अब सवाल में दे रखा है कि 1 अप्रैल को 1,92,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है और दूसरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 54,000। एक बार दोनों को जोड़ो, 1,92,000 और 54,000, टोटल हो गया 2,46,000। यही हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 2,46,000 की। तो बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी वो तो दोनों की जोड़ के आएगी, तो दोनों की जोड़ के 2,46 दे रखी है। दोनों अलग अलग टाइम पे खरीदी थी, अलग अलग दोनों की कॉस्ट भी पता है हमें। चलो आओ आगे देखते हैं क्या है। द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी का जो P&L है बेटा, शोड अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपए। उसमें क्या है बेटा? 3 लाख है बेटा, ध्यान से देखो पैराग्राफ में, वो तो क्लोजिंग बैलेंस है। ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? जो एस सब्सिडरी कंपनी का है वो नेगेटिव बैलेंस है 3 लाख ऑन 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग बैलेंस जो उसका दिया होता है बाहर वो, और पिछले साल भी क्या था? नेगेटिव का 3 लाख। इस साल भी नेगेटिव है, जो एंड है 2 लाख और वो भी है। ये कहां काम आएगा? जब हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, वहां थोड़ा केयरफुल रहेंगे कैलकुलेशन करते समय। आगे देखो, द क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स 40,000 फॉर गुड सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। बेटा उसके क्रेडिटर हमारे डेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, हमने उसको माल बेचा होगा ऑन विच अ लेटर कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। लेटर का मतलब जिसका नाम बाद में आया, यानी होल्डिंग कंपनी। जब मैंने उसको माल बेचा होगा कितने रुपए का? 40,000 का। कितने का माल बेचा होगा? 40,000 का। तो मैंने कितने रुपए कमाए होंगे बेटा? 4,000 रुपए कमाए होंगे। हाफ ऑफ द गुड्स स्टिल इन द स्टॉक ऑन 31 मार्च। उसके पास आधा सामान अभी भी है। वैसे तो ओरली भी निकल सकता है सर, 40,000 में से आधा सामान उसके पास अभी भी है, यानी आपने 4,000 कमाए थे, यानी 2,000 रुपए का क्या है? अनरियलाइज्ड। कल भी ऐसे ही हाफ वर्ड आया था, हाफ आता है तो ओरली भी निकल सकता है, लेकिन हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा वर्किंग नोट बना के ही निकालते हैं, है ना बेटा? वैसे तो ओरली पता चल गया कि 2,000 आएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एचओएस कंपनी है, मैंने माल बेचा है किसको? एस को, यही है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है। पहले वो कॉस्ट प्रॉफिट वाला वो बना देते हैं। देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 40,000 थी, उस समय मैंने 4,000 का प्रॉफिट कमाया था, हाँ या ना? यानी कॉस्ट 36,000 रही होगी। खैर, फिलहाल माल जो बचा हुआ है वो कितने रुपए का बचा हुआ है? 20,000 सेल वैल्यू के बराबर है, यानी 20,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे, 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपए निकल आया? 2,000 निकल आया। और ये 2,000 कहां कहां जाएगा? ये एक बार स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और नीचे केवल कंसोलिडेटेड में आएगा, माइनॉरिटीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा इफेक्ट जो होगा इसका वो होगा कंसोलिडेटेड P&L में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये और कोई पॉइंट तो बचा नहीं, शायद हो गए थे सारे पॉइंट इसमें, हाँ है ना? क्रेडिटेड डेटर और डिवेंचर वाला आपस में बाद में क्लैश करना है हमें, ठीक है। चलिए, सारे पॉइंट हो गए इसमें, और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 किस चीज का बनेगा बेटा? प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी का, है ना? यहां थोड़ा सा ध्यान और मेहनत करनी पड़ेगी हमें, हल्की सी। प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी यानी कि एस, प्रॉफिट ऑफ एस ही लिख देता हूं, प्रॉफिट ऑफ एस। ठीक है, कैसे निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, और अगर कोई डिविडेंड वगैरह हो उनका एडजस्टमेंट, लेकिन कुछ है ही नहीं तो बस यही होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कोई डिविडेंड होता है प्रेफरेंस का, प्रीवियस ईयर का, तो उनकी एडजस्टमेंट होती है। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना था बेटा? माइनस का 2 लाख, फिर माइनस का निशान। ओपनिंग बैलेंस कितना था? माइनस का 3 लाख था, हाँ या ना? तो बेटा ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करके देखोगे? लो मैं आपको धीरे धीरे लिख के दिखाता हूं। माइनस 2 लाख, माइनस माइनस प्लस 3 लाख, और प्लस माइनस माइनस,
यानी कि 1 लाख जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि जो निशान किसका आता है? जो बड़ी वैल्यू होती है, यानी पॉजिटिव 1 लाख रुपया आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे? ये पॉजिटिव ही तो है। एक बात सोचो, चलो एक छोटी सी बात है। पिछले साल के शुरुआत में तुम है ना किसी खाई में गिरे हुए थे। ये एक जीरो लेवल है, तुम एक खाई में गिरे हुए हो और खाई में तुम 30 फीट गहरे खड्डे में गिरे हुए हो, 30 फीट गहरे में। क्लियर है? अब इस साल के लास्ट में तुमसे पूछा तुम कहां तक पहुंचे, तो तुमने कहा मैं 20 फीट गहरे खड्डे में हूं। इसका मतलब इस साल के दौरान तुमने ग्रोथ करी है या तुम डाउनफॉल में चले गए? 1 लाख की ग्रोथ करी है, और ग्रोथ तो पॉजिटिव ही होती है ना। अगर नीचे चले जाते तो नेगेटिव होता। ठीक है, मैथमेटिकली देखो, कॉन्सेप्चुअली देखो, दोनों तरीके से 1 लाख पॉजिटिव आएगा। चलो कहां थे अपन लोग? हाँ, 1 लाख को जब हम प्री पोस्ट में बांटेंगे, ठीक है, तो रेशो क्या था? 0:12 है ना, 0:12 है ना। 1 अप्रैल के हिसाब से बांटेंगे प्री पोस्ट, तो 0:12 में जब हम बांटेंगे इसको, ये हम बांट रहे हैं कौन सी डेट का? 1 अप्रैल का, है ना। ये 1 अप्रैल वाले हिसाब से बांट रहे हैं। तो 0:12 पे बांटने की वजह से हम कैसे बांटेंगे इसको मिलेगा 0 और इसको मिलेगा पूरा 1 लाख, और ये अब दोनों में बटेगा। ये अब दोनों में बटेगा। ठीक है, कितना बेटा? कंसोलिडेटेड P&L में 60% और कितना? माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में 40%। अगर मैं ऐसे बांट दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन शायद एक बार रुको, चलो 60,000 कॉपी मत करना अभी, 60,000 और 40,000, क्योंकि ये 3 महीने बाद हमारी स्टेटस हमें पता लगाना था। एक सेकंड रुको, 25,000 अगर हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट देखें तो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा? केवल 25,000 जाना चाहिए उसके पास, बाकी हमारे पास खींचा चला आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ रुको, इसको है ना इस तरीके से समझना, ये जो पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है ना 1 लाख, इसके भी अभी फर्दर 2 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, नहीं फर्दर, और उसके बाद यहां तक पहुंचेंगे। ये जो इसने 1 लाख रुपए कमाए, इसको भी एक प्री पोस्ट में बांटेंगे। ठीक है, ये आ रहा है 1 जुलाई को प्री और पोस्ट अगर बांटे इसमें, किस रेशो में बटेगा? ये 3:9 है ना, यानी 1:3। 25,000 यहां पे और 75,000 यहां पे, यही होना चाहिए। ये जो पहले वाले 25,000 थे, इसमें अब ये वाला जो प्री है, इसमें हमारा कितना है? देखो ये तो नेटवर्थ में जाता है, ये तो नेटवर्थ में जाएगा माइनस, लेकिन ये तो पोस्ट का प्री है ना, समझ गए? पोस्ट का प्री का मतलब, पोस्ट को प्री मत लिखो, यहां पे फर्स्ट 3 मंथ्स लिख दो, 1 अप्रैल से कौन सी जुलाई? 1 जुलाई, और यहां पोस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 जुलाई से 31 मार्च। रियल में तो होल्डिंग हम इस दिन बन गए थे, यानी नेटवर्थ में तो 0 जाना है, वहां तो दिक्कत नहीं है। अब 1 लाख का जो पोस्ट का प्रॉफिट है उसे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। कहते हैं सर 1 जुलाई से पहले का प्रॉफिट और 1 जुलाई के बाद का प्रॉफिट। 1 जुलाई से पहले का जो प्रॉफिट है उसमें हमारा कितना हक है बेटा? बिल्कुल सही, 60% हक हमारा है। ठीक है, और 40% किसका इंटरेस्ट किसका होगा? माइनॉरिटीज का, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? हमारा कितना हो जाएगा बताना? 25 से 150, 15,000, माइनॉरिटी वालों का 10,000। अब सुनना, ये वाला जो है यहां पे 1 जुलाई के बाद हमारी कितनी होल्डिंग बन गई? यही बात समझाने की थी। और माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की कितनी रह जाएगी?
25%। हाँ या ना? एक बार हेल्प करोगे? मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 75% के मालिक बन गए, यहाँ पे हम लोग केवल 60% के थे। हाँ, कितना हो जाएगा? 7×8=56, 5625, बिल्कुल सही बेटा। और 25 बताओ, 750, 1/7 और 5 18,750। आंसर चक्र माइनॉरिटीज़ में 28,750 है क्या? माइनॉरिटीज़ में नहीं, केवल 25,000 रुपये है माइनॉरिटीज़ में। क्या हुआ है यहाँ पे? 25%। हाँ, हमने तो सही किया है ना। 60 और 15 75 हो गया, 75 और 25, कैलकुलेशन तो सही है ही। इससे पहले वाले में हम मालिक थे और इसके बाद वाले में वो इतने का ही मालिक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ है, कैलकुलेशन तो गलत है नहीं कहीं पे। तो इनका 25,000 कैसे आया? और कंसोलिडेटेड P&L अगर देखें तो इसमें 3,750 का डिफरेंस, 28,750 आ रहा है हमारा, है ना? एक सेकंड पॉज कर देता हूं। ये चालू है वीडियो? चालू कब? अभी की होगी मैंने। चलो ठीक है बेटा, हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग अपने तरीके से आंसर कर रहे हैं तो हमने यहाँ बना लिया, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में बांट दिया। अगला टॉपिक जो है हमारा नेटवर्थ निकालने का था। नेटवर्थ में हमें क्या करना है बेटा? हम दो हिस्सों में निकालेंगे। एक 1 अप्रैल से, एक 1 अप्रैल की डेट में क्या थी और एक 1 जुलाई की में क्या थी। विजिबल है? चलो, तो 1 अप्रैल में पेड अप शेयर कैपिटल दोनों में ही 4 लाख थी। जब हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1 अप्रैल को तो 0 थे, लेकिन 1 जुलाई से पहले कंपनी कितने रुपए कमा चुकी थी? 25,000 रुपए। तो 25,000 का 40% 10 है। हाँ चलो, ये 25,000 यहां पे आ गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L दोनों में 3 लाख का रहेगा। ये दो अलग अलग नेटवर्थ निकल चुकी हैं। ये क्यों निकाली अलग अलग नेटवर्थ? क्योंकि जब अभी हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना होगा तो जो 1 अप्रैल को खरीदी थी उस दिन 1 अप्रैल की नेटवर्थ काम में लेंगे, और जो 1 जुलाई को खरीदी थी उस दिन 1 जुलाई वाली नेटवर्थ काम में लेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल वाली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से 1 अप्रैल की माइनस करेगी नेटवर्थ, और 1 जुलाई वाले में से 1 जुलाई की माइनस होगी। ये बात क्लियर हो गई? यहां पे 1 लाख का 60% लिया है और यहां 1,25,000 का 15% लिया है हम लोगों ने। ठीक है, नॉर्मली निकाला है। ये हमें दे रखी थी सवाल के अंदर बैलेंस शीट के बाहर, उनमें से माइनस कर दिया, इसका 60% और इसका 15%। ये दो गुडविल आ गई जो बैलेंस शीट में जुड़ के इंटेंजिबल एसेट में आ जाएंगी, 1,67,250। इजी। कंसोलिडेटेड P&L में पहले हम हमारा प्रॉफिट लिख लेंगे 16,000, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेंगे। ये रहे दोनों, एक हमारा 15,000 और दूसरा 56,250। ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे 71,250, और ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट वाला था स्टॉक पे वो 2,000 माइनस हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 229। बेटा हमने जो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट निकाला है, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट साल के लास्ट वाली नेटवर्थ पे निकलेगा, यानी कि 1,25,000 पे। 1,25,000 का कितने परसेंट होल्डिंग है उनके पास? उनके पास साल के लास्ट में केवल 25% की होल्डिंग है, तो केवल 25% आएगा, यानी कि 31,250। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या करना है आपको? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जोड़ना है कंपनी का। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब ये दो चीजें, ये जो 40% और ये है ना 18,750, ये दो चीजें आपकी जुड़ जाएंगी, यानी 10,000 और 18,750, ये आ गया 28,750। बेटा हमने अभी आंसर लिखा है 60,000, जिसमें कहीं कोई एरर हुआ है इसके अंदर कैलकुलेशन का। शायद ये जो 25,000 है इसके 40% 10,000 रुपीज माइनस होने हैं, लेकिन उसका भी रीजन देखना होगा क्या है, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसका सॉल्यूशन देख के। इसका आंसर 50,000 आना चाहिए, जो अभी हमारा 60,000 आ रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये शायद 25,000 का 40% होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा है ना, जो इसको हिस्सा प्री वाला था वो माइनस करना पड़ेगा इसका, इसलिए ये कोई डिफरेंस आ रहा है 10,000 वाला जो आ रहा है। यही है। चलो बताते हैं आगे। देखो बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जब आप डालोगे तो सारी चीजें नॉर्मली ऐड करके डालते जाओगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो जो डिबेंचर था, डिबेंचर में आप लोग 1,20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो वो दो जगह से कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में से गायब कर देंगे 1,20,000 और ऊपर 1,20,000 यहां माइनस हो जाएंगे डिबेंचर में से। बाकी क्रेडिटर में से कॉमन फैक्टर था 40,000 रुपए वाला, वो हटा देंगे। स्टॉक वाले में 2,000 कम कर देंगे। बैलेंस शीट में अभी हमारा 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसको अभी हम देखेंगे और बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।